वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो जीएस का एक और फुल लेंथ टेस्ट आ चुका है। एक फुल लेंथ टेस्ट मैं करा चुका हूं, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, देख लो जाके। कमेंट में लिंक दे दे रहा हूँ, ज़्यादा कहोगे तो कुछ नहीं, अभी चैनल पे जाओगे मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बहुत कुछ। हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट हिंदी करा रहा हूँ, फुल लेंथ टेस्ट 9 हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट करा चुका हूँ। जीएस के भी 10 टेस्ट कराऊंगा, ठीक है, ये दूसरा है। करंट में मैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर चला रहा हूँ, अभी अगस्त और सितंबर का भी डाल दूंगा, ठीक है। सब चल रहा है इस चैनल पे, मज़ेदार चैनल है। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ से, ठीक है, उसका भी लिंक दे दे रहा हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लो, हर पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और, 2 मिनट माफ़ी चाहूँगा, देखना 85+ आ रहे हैं कि नहीं, ये जरूर देखना, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित की क्रोनोलॉजी बतानी है आपको, ठीक है, कौन कब हुआ ये बताना है। सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत, रोहिल्ला युद्ध, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और वेल्लोर विद्रोह, ठीक है। कौन कब हुआ पहले से बाद में इसको सेट करना है, ठीक है। तो वीडियो को अगेन वही काम करना है, पॉज करिए और ट्राई करिए, नहीं आता है तो मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक है। इसी को याद कर लोगे ना तो 10 टेस्ट में 140 के हिसाब से 1400 क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे, प्लस 600 हिंदी के कवर हो जाएंगे, 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो यूपी पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ये इससे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। और एक चीज़ और देखो, फुल लेंथ अब टेस्ट लगाओ, सिर्फ एग्जाम 11 फेब को है। फुल लेंथ टेस्ट लगाने से क्या होगा ना, हिस्ट्री भी रिवाइज, ज्योग्राफी भी रिवाइज, पॉलिटी भी रिवाइज, करंट भी रिवाइज, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा तो आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत कब से होती है? तो सहायक संधि दोस्तों आपने पढ़ा होगा सब्सिडरी अलायंस के नाम से। कौन चलाता है इसको? वॉरेन हेस्टिंग। तो ये 1798 में आती है, सबसे पहली बात। रोहिल्ला युद्ध की बात करें तो ये 1774 में होता है। डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये होती है 1784 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। और वेल्लोर विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों तो ये सबसे अंत में होता है 1806 में, ठीक है। तो 1798, 1774, 1784, 1806, भूल गए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद जरूर रखना, मैं हटाने जा रहा हूं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप देखो सही हुआ कि नहीं। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितनी अनुसूचित जनजातियां थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 774 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ठीक है, 774, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मैच करना है कि भैया कौन से स्थान से कौन ब्रिटिश जनरल था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो तो दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से देख रहे थे कौन? लेफ्टिनेंट हडसन, सुना होगा आपने, दिल्ली से लेफ्टिनेंट हडसन, यानी ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। कानपुर से कॉलिन कैंपबेल, कानपुर से कौन देखेगा? कॉलिन कैंपबेल, यानी ये डी में हो गया 4, बी का। लखनऊ से दोस्तों जेम्स आउटरम देख रहे थे, लखनऊ से कौन देख रहा था? जेम्स आउटरम देख रहे थे। और बनारस से कर्नल जेम्स नील, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, एकदम नोट्स बना लो, ठीक है, एग्जाम में बहुत हेल्प होएगी, ठीक है। तो याद रखना, फिर से बता देता हूं जिससे भूलो मत, ठीक। दिल्ली से दोस्तों कौन? लेफ्टिनेंट हडसन हो गए आपके, ठीक। दिल्ली से कौन हो गए? लेफ्टिनेंट हडसन हो गए। कानपुर से कॉलिन कैंपबेल हो गए, ठीक। आपके लखनऊ से जेम्स आउटरम हो गए और बनारस से कर्नल जेम्स नील, ठीक है। अब तक तो याद हो गया होगा। चलो चौथा देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है दोस्तों? सबसे ज्यादा कहां पे देखा गया है दशकीय दर बढ़ी है? तो मेघालय में दोस्तों। किसमें? मेघालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दशकीय दर जिसको डिकेडल ग्रोथ रेट बोलते हैं, इन ऑप्शनों में मेघालय में सबसे ज्यादा हुई, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। सैयद राजवंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम में सुसज्जित करें। मतलब क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताना है सैयद डायनेस्टी की। तो आपको वो तो याद हो गया होगा ना, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये क्रोनोलॉजी थी। अब इनमें भी सैयद के राजाओं की क्रोनोलॉजी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता लोगे अगर याद हो आपको, नहीं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है आपका सैयद राजवंश, टाइम पीरियड याद करो 1400
14 से 1451। ये सैयद राजवंश का टाइम पीरियड है। क्या है? 1414 से 1451। अब इनमें कितने राजा हुए वो याद कर लो। तो सबसे पहला जो सैयद का था वो था खिजर खां। सबसे पहला कौन था? खिजर खां, 1414। क्या बना दिया मैंने? खिजर खां हो गया 1414 से 1421, खिजर खां हो गया। फिर 1421 से 1434 में आता है आपका मुबारक शाह। ये आता है 1421 से 1434, 1421 से 1434। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें मोहम्मद शाह की आती है बात, फिर आती है मोहम्मद शाह 1434 से 1443। लास्ट में आता है आपका आलम शाह 1443 से 1451, 1443 से 1451। कोई दिक्कत तो बता सकते हो। ठीक है, फिर से बता देता हूं। सबसे पहले खिजर का 1414 से 1421 पहला। दूसरा आता है आपका मुबारक शाह 21 से 34। ठीक है, 21 से 34। फिर आ जाता है आपका कौन? आलम शाह, नहीं मोहम्मद शाह 34 से 43। मोहम्मद शाह हो गया 34 से 1434 से 1443। फिर आपका आलम शाह हो गया 1443 से 1451। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी हो गया दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों? तो सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों है आपकी श्रावस्ती की। किसकी है? श्रावस्ती की। ठीक है, उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, ये सब आते जाते हैं। ठीक है, चलिए। 7 कह रहा है ग्वालियर विजय के बाद 1200 ईस्वी में इल्तुतमिश को किस इक्ता का पहला इक्तादार बनाया गया था, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था दोस्तों? किसका बनाया गया था दोस्तों ग्वालियर विजय के बाद? तो ये बनाया गया था इक्ता सिस्टम बदायूं का। ठीक है, किसका? बदायूं का। अगर पूछ ले इक्ता सिस्टम चलाया किसने था तो आप बताओगे इल्तुतमिश। क्या बताओगे? इल्तुतमिश। ठीक है, बदायूं का पहला इक्तादार इसको बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है बहुत, सारे क्वेश्चन इसमें आपको महत्वपूर्ण ही मिलेंगे। चलो, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लखनऊ का कौन सा स्थान है ये बताना है आपको। लखनऊ कौन से नंबर पे आता है दोस्तों? ठीक है, जनसंख्या घनत्व समझते हो ना, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। ठीक है, तो लखनऊ का दोस्तों आएगा इसमें तीसरा स्थान। क्यों? क्योंकि पहला आ जाएगा, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं गाजियाबाद में दोस्तों। कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद में। कम एरिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, मक्खियों की तरह भिनभिनाते हैं, गाजियाबाद। दूसरा है दोस्तों हमारा प्यारा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। तीसरा आपका आ जाता है लखनऊ। ठीक है, चौथा भी पूछ ले तो भदोही बताओगे, पर इतना पूछेगा नहीं। ठीक है, 1 2 3 याद रखो, गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा है, तो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले कह रहे हैं 1617 ईस्वी में शाहजहां ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया, पहली बात। दूसरी, 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गया था। तीसरा कह रहा है तंबाकू के पौधे को पहली बार पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में लाया गया। ठीक है, इनमें से तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका जो है सिर्फ ऑप्शन बी और सी सही होगा। कारण ये है 1617 ईस्वी में शाहजहां ने नहीं, अगर यहां पे जहांगीर होता, जहांगीर ने बैन करा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तंबाकू सेवन को किसने बैन कर दिया था? जहांगीर ने। बाकी ये दोनों ही सही है भैया, पुर्तगाली लाए थे इनको। ठीक है, चले। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन से प्रांत उन प्रांत में नहीं थे ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आपने उसमें पढ़ा होगा पॉलिटी में। ठीक है, तो कौन से नहीं थे दोस्तों? एक चीज समझ लो, एक आपका बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यहाँ पे आपके क्या बनी थी? सरकारें इनकी बनी थी। कहाँ पे नहीं बनी थी? जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो कहने का मतलब है 11 में से 6 में नहीं बनी। वो कौन सी थी दोस्तों? नाम याद रख लो आप। सबसे पहले बॉम्बे, मद्रास, फिर आपका बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, और आपका बंगाल। ठीक है, 6 थी आपके। तो इनमें से कहाँ पे नहीं बनी? बहुत आसान हो गया पहचानना। कहाँ नहीं बनी? ओडिशा में नहीं बनी, क्योंकि भाई मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, ठीक है, बंगाल, इन सब में बनी। ठीक है, आसान था, उड़ीसा में नहीं बनी। चलो 11 देखते हैं। पुराण और उसकी रचना स्थल, इनकी मैचिंग करनी है दोस्तों। ठीक है, पुराण और उनके रचना स्थल।
तो सबसे पहले ब्रह्म पुराण की अगर बात करें तो ब्रह्म पुराण दोस्तों कहाँ पे उसका रचना स्थल है, तो ब्रह्म पुराण का है गोदावरी और उत्कल प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही है पहला। अग्नि पुराण की अगर बात करेगा दोस्तों तो अग्नि पुराण बंगाल में हुआ है, लिखा गया है, मतलब उसका रचना स्थल बंगाल है अग्नि पुराण का। वामन पुराण दोस्तों तो ये कुरुक्षेत्र मंडल है, और गरुड़ पुराण मिथिला, ठीक, अपरिचित मूवी वाला गरुड़ पुराण, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिलेगा नहीं जल्दी कहीं। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों अगर देखो आपको पिक्सल कम रखा हो ना, तो यहाँ सेटिंग से जाके रेजोल्यूशन को बढ़ा लो, एक्चुअली 720 कर लो, 360 कर लो, 1080 कर लो, जो सही लगे आपको। ठीक है, चलिए 17वीं उत्तर प्रदेश के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है दोस्तों, कौन सा सही है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में वन आवरण तथा वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल 3838.89 वर्ग किलोमीटर है। अब आपको अगर ये डाटा में दिक्कत आ रही होगी, अगर याद नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में वन आवरण तथा वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल 1487.89 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये तीनों ही सही है। देखो अमूमन एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का डाटा बेस क्वेश्चन आता है ना, वो 95% देखा जाता है सही ही होता है, क्योंकि इतना डाटा आयोग समझता है कि याद नहीं होगा किसी को, तो वो सही ही देता है। ठीक है, तो एक ट्रिक होती है ये, हालांकि 5% नहीं भी हो सकता है, तो आप लोग मुझे क्लेम करोगे। फिलहाल ये डाटा याद कर लो, इस बार की रिपोर्ट है ये फॉरेस्ट की, तो इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13, किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी थी? विच एक्ट हैड वेस्टेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर? तो ये दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833, कौन सा? चार्टर अधिनियम 1833 से करा गया। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही हमको असर्शन रीजन बताना है। ठीक है, सबसे पहला 1919 में मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधारों को लागू किया गया था, क्या ये बात सही है दोस्तों? तो हाँ भैया सही है, लागू किया गया था। अब इसमें कह रहे हैं सुधारों, मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधारों को ब्रिटिश सरकार द्वारा संसदीय शासन को लागू करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार जो था उसका उद्देश्य था द्विसदनी प्रणाली को लागू करना। द्विसदनी मतलब दो हाउसेस को लागू करना है ना, बाइकैमरल सिस्टम लाना, इसका मेन काम था बाइकैमरल लोअर हाउस और अपर हाउस लाना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और ए सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहे हैं मैचिंग करनी है, कौन सा राज्य किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो दोस्तों सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक, अरहर या तूर दाल का है महाराष्ट्र, नारियल का है दोस्तों केरल, और अंडे का है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ 2 डी लिख गए हैं तो इसको सी कर लो। ठीक है, तो हालांकि ऑप्शन डी है, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो कजली मेला क्या ये महोबा में लगता है दोस्तों? तो कजली मेला महोबा में लगता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के लिए है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलिंजर मेला ये बांदा में लगता है, क्योंकि कलिंजर फोर्ट भी वहीं है। रामनवमी मेला आगरा में लगता है, ये भी सही है। अब तरकुला मेला ऑब्वियसली ये यहाँ नहीं लगेगा, तो ये कहाँ लगेगा भैया तरकुला मेला? तो ये गोरखपुर में लगता है। कहाँ लगता है? गोरखपुर में, हमारे बाबा के प्रदेश में। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलो 17 देख लेते हैं। 17 में फिर से हमको मैचिंग करने को कह रहा है भैया, मैचिंग कर दो। तो ये 20 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया भैया? तो 1980 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बचपन से पढ़ रहे हो, 1972 में आया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की अगर बात करें, आरपीए एक्ट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, 1951 में आया। अब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम, तो ये बच गया 1967। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चारों एक्ट, हर बार कभी ना कभी एग्जाम में आते ही रहते हैं। चलो 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साबरमती आश्रम की स्थापना और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। ठीक है, कौन कब हुई क्रोनोलॉजी में सेट करो, 1 नंबर क्वेश्चन है। चलो तो दोस्तों बाल गंगाधर की मृत्यु की बात करें तो ये अगस्त 1920 में हुई थी, अगस्त 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये तो बच्चे को पता है, 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1 सेकेंड,
ये 1920 हो गया और आपका जलियांवाला बाग 1919 हो गया। साबरमती आश्रम की स्थापना दोस्तों 1916 में हुई थी, ठीक है। और आपके स्वामी श्रद्धानंद की हत्या ये हुई थी आपकी 26 दिसंबर, नहीं दिसंबर 1926 के आसपास ही हुई थी, श्योर नहीं हूँ मैं दिसंबर में डेट, पर 1926 में हुई थी दिसंबर में, ये पक्की बात है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर दोस्तों ऑप्शन देखोगे आप तो क्या बन गया, देखो 1920, 1919, 1916, 1926, ठीक है। तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। वातावरण से किस गैस को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक अवशेषों को कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है। इंग्लिश में द नेचुरल एब्जॉर्बर दैट एब्जॉर्ब विच गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड कार्बन सिंक, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो करेगा उसी को कार्बन सिंक बोला जाएगा, है ना। तो दोज नेचुरल ऑब्जॉर्ब्स दैट ऑब्जॉर्ब CO2। अब भाई जो भी कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले, कार्बन सिंक का मतलब क्या हुआ, कार्बन डूब गया यहाँ, है ना, यानी उसको CO2 को एब्जॉर्ब करे जो एटमॉस्फेयर से, ठीक है, तो CO2 हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है। इंग्लिश में कहें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कितने परसेंट मेथेनल गैस होती है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस की दृष्टि से। तो 80 से 90% उसमें सिर्फ और सिर्फ मेथेन गैस होती है, CNG में है, इसीलिए वो पोल्यूटेड कम होती है, ठीक है। CNG में इसीलिए क्या होती है, पोल्यूशन कम, क्योंकि 80 से 90% मेथेन गैस होती है। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान या और द पार्टीशन ऑफ इंडिया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस बुक के ऑथर कौन थे दोस्तों, ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है। तो ये वन एंड ओनली बाबा साहब ने लिखी थी दोस्तों, पाकिस्तान एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको उस टेस्ट में बताया था भैया, केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है करके रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी। तो देखो सबसे रिएक्टिव क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम, पर यहाँ पोटेशियम है नहीं है। उसके बाद सोडियम, तो सोडियम मिल रहा है तो सोडियम हो गया, है ना। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यही होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती जाती है। प्लैटिनम, गोल्ड, ये सब सबसे नीचे पाए जाएंगे, तो सोडियम हो जाएगा, ठीक है। 23 लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर ऑफ जनरली अबव हाउ मेनी मेगावाट। कहने का मतलब है वृहत जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः कितने मेगावाट से अधिक होती हैं दोस्तों, तो ये होती हैं 25 मेगावाट से अधिक। कितनी होती हैं, 25 मेगावाट की जो भी ऊपर होती हैं उनको क्या बोला जाता है, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्या बोला जाता है, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फैक्चुअल डाटा है, याद रखिएगा। चलिए, द अर्क मृदुला इज फेमस वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। हिंदी में कहें तो अर्का मृदुला किस फल की एक प्रसिद्ध किस्म है दोस्तों, तो ये आपकी किसकी है, गुआवा, मतलब अमरूद की एक बहुत ही फेमस फसल है अर्क मृदुला। अभी रिसेंट में इसको GI टैग भी शायद मिला है ना, तो इसको याद रखना, अर्का मृदुला। चलो 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है, ठीक है। PSU मतलब फुल फॉर्म बताना है, PSU का क्या पावर सप्लाई यूनिट होता है। CRT का क्या कैथोड रे टर्मिनल होता है। SATA का सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट और PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछने लगा। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे समीक्षा अधिकारी भाई, कैथोड रे टर्मिनल नहीं होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। बाकी तीनों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा फोकस करना, पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चन भी। APS में फुल फॉर्म आया है, नास्कॉम का आया, UIDAI का आया है ना, तो आने लगे हैं फुल फॉर्म। चलिए, हाल ही यही बताना है, सही विकल्प का चयन करना है 26 में, कौन सा विकल्प सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना नामक एक चालान प्रोत्साहन योजना शुरुआत की है। तो ये बिल्कुल सही हो जाती है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में बदलाव लाना है, ताकि वे समस्त विक्रेताओं से बिल मांगने को अपना अधिकार और हक मानना शुरू करें। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन सही है। 27 देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण, वही असर्शन रीजन बताना है, ठीक है। कह रहे हैं 1867 में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। क्या ये बात सही है दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों, महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की,
पर दोस्तों उन्होंने 1867 में नहीं की, ये छोटी सी गलती हो गई यहाँ, 1870 में की। देख लो डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पूछता है बहुत, है ना, उसी हिसाब से पेपर बनाया है। 1867 नहीं, 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ठीक है, जनता के बीच काम करना था, उद्देश्य क्या था भैया इनका, तो ये समझ गए ना, 1868 नहीं होना चाहिए था, 1870 होना चाहिए था। कारण कह रहा क्योंकि ब्रिटिश सरकार तथा जनता के समक्ष पारदर्शिता प्रस्तुत करने हेतु महादेव गोविंद रनाडे एक मंच स्थापित करना चाहते थे दोस्तों। जी हाँ, ये कारण बिल्कुल सही है। देखो अभिकथन कारण को कैसे पहचानते हैं, अगर ये पहला सही होता है तो इसके आगे आप लगा दो क्योंकि, और यहाँ की स्टेटमेंट देखो क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो अगर करती है तो सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका ए गलत है, आर सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, फिर से यही बताना है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही नहीं है। ठीक है, चलिए केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, ये क्या, ये लखनऊ में है, पहली चीज। दूसरी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान झांसी। ठीक है, इनमें से कौन सा दोस्तों गलत है, तो मेरे भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये झांसी में नहीं है, ये आपका लखनऊ में है। ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। बाकी सारे चीज़ें ये सही हैं। ठीक है, तो ये भी आती रहती है, याद रखिएगा। चलो 29 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों ने भू राजस्व की दर 50% ही रखी थी दोस्तों। ठीक है, किन शासकों ने भू राजस्व 50% ही रखा, ये बताना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आंसर मैं आपको इसको बताता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी एक रख लो, और दूसरा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने भू राजस्व 50% ही रखा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ और समझ लो, जो दूसरे राजा थे, जैसे मान लो मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा आपने जो इसको ले लिया, हम ले लेते हैं गयासुद्दीन बलबन और औरंगजेब, ये लोग 70-75% टैक्स ले लेते थे, मतलब कहने का मतलब 4/5 पार्ट लेते थे, ये 80% तक जो कि पहुंच जाता था, है ना। बाकी डायरेक्टली आप ये याद रखो 50% कौन लेता था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो 2 और 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, भारत आने के बाद डचों ने 1605 में किस राज्य के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना बनाया, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों। कहाँ पे बनाया था, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे बनाया था, आंध्र प्रदेश में, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अपना पहला कारखाना आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। कह रहा है लोक कढ़ाई का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में प्रचलित है। कौन सा ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फॉक एम्ब्रॉयडरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चलता है दोस्तों। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, फुलकारी, ये सुना होगा आपने, पंजाब में है। शामिलामिलाम ये शामिलामी वाला नहीं है, शामिलामी ये आपका मणिपुर में चलता है, ये बहुत फेमस है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर में है। ठीक है, ठीक है। कारचोबी की बात करें तो कारचोबी राजस्थान में है, देख कसूती कर्नाटक में है, ये कर्नाटक हो गया। ठीक है, तो आसान था, शामिलामी मणिपुर। ठीक है, यह भी याद रख लो, पंजाब, कारचोबी हो गया आपका राजस्थान, कसूती कर्नाटक। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। साहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के हिसाब से कौन सी चीज़ें सही है। तो ये यार, ये लाखों बार ये साहगौरा पिलर इंस्क्रिप्शन आ चुका है पेपरों में, इसको एकदम रटा होना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यह अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है जो अकाल राहत प्रयासों का वर्णन करता है, पहली चीज। दूसरी, यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है दोस्तों। कौन सी इसमें से बात सही है दोस्तों, ये बात बतानी है। तो एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, यह अभिलेख गुप्त काल से नहीं संबंधित है, ये गलत है। यह अभिलेख मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, मौर्य काल से, पहली बात। और उत्तर प्रदेश जिले में है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि गुप्त काल से नहीं संबंधित है। यह ताम्रपद अभिलेख जो है ये मौर्य अभिलेख है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अपीको शब्द चिपको का पर्यायवाची है, किस भाषा से लिया गया है दोस्तों। जो अपीको मूवमेंट भी सुना होगा आपने, है ना। तो ये अपीको जो है किस भाषा से लिया गया है दोस्तों, तो ये जो है अपीको आपका कन्नड़ भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, कन्नड़ से, क्योंकि ये आंदोलन जो है, अपीको आंदोलन याद है ना आपको, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में
चिपको आंदोलन की तर्ज में शुरू किया गया था, ठीक है। जैसे कर्नाटक, वहाँ चिपको आंदोलन चल रहा था, उसी की तर्ज पे अपीको आंदोलन चल रहा था आपका कन्नड़ में, मतलब कहने का मतलब है कन्नड़ भाषा से लिया गया है, कर्नाटक में अपीको चल रहा था, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 2018 में शुरू की गई संपन्न योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट योजना है आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है आपको ये पहचानना है। विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था, पहली बात। किसानों को उनके लिए कर्ज मुक्ति दिलाना था, दूसरी चीज। देश की हर एक लड़की को शिक्षित करना। तो दोस्तों संपन्न योजना का इनमें से कोई भी सही प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है वो समझिए। पहली चीज, एक सेकंड, क्योंकि दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि दूर संचार जो होता है आपका, मतलब जो टेलीफोन, बीएसएनएल इन सब में काम करते थे, उनकी पेंशनों के लिए रखा गया था दोस्तों संपन्न योजना, कि उनकी टाइम पे पेंशन की डिलीवरी हो जाए, ठीक है। तो ये इतना एग्जाम रेलेवेंट आपके लिए नहीं कह सकते हो क्योंकि काफ़ी पुराना है ये, ठीक है। चलिए 35, बंगाल पर ब्रिटिश विजय से पहले एशिया से ब्रिटिश आयात में लगभग कितने प्रतिशत वस्तुएं बंगाल की होती थी? तो दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड तो बंगाल के लिए ही लोग मर ही रहे थे जितने भी यूरोपियन है। तो दोस्तों कहने का मतलब है 60% ट्रेड जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो यहीं से ही होता था, ठीक है। 60% जो है वो यहीं से इम्पोर्ट होता था, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये इस बार भी बहुत न्यूज़ में है क्योंकि इसको शायद 6 साल हो गए, 7 साल। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से शुरू करी गई थी दोस्तों? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये उज्ज्वला योजना ये शुरू गई थी आपके कौन से राज्य से? बलिया डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि अभी इसके शायद कुछ हज़ारवें या कुछ हुआ है तो अभी फिर से वहीं से शुरू हुआ है। तो ये न्यूज़ में है, आ सकता है, ठीक है। बलिया से शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश से, एक तो और इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये बलिया जिले से शुरू हुई थी 2016 में। पता है ना ये है क्यों? तो जो भी दोस्तों बीपीएल परिवार था उसको एलपीजी 1600 रुपये पर दिलाई जाएगी, ठीक है। एलपीजी पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती थी। चलिए द सासाकावा पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दिया जाता है दोस्तों? सासाकावा प्राइज कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देती है दोस्तों? तो ये देती है आपकी यूएनईपी। कौन देती है? यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। सासाकावा प्राइज दिया जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब ये यूएनईपी देता तो पर्यावरण संरक्षण के लिए होगा, ये तो पता ही होगा आपको। चलो 38 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा सही है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से राजस्थान के मेहसाणा में भारत के लिए पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए वन वेब इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, पहली चीज। दूसरा कह रहा है हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक अग्रणी कंपनी वोएगर स्पेस, कौन सी? वोएगर स्पेस को इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों एक चीज समझ लो, ये दूसरा तो बिल्कुल सही है, पहला जो है वो राजस्थान सरकार नहीं है दोस्तों, वो गुजरात सरकार है। कौन है? गुजरात सरकार ने ये करा है, या राजस्थान की जगह गुजरात होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है ये, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा बंगाल के निम्नलिखित शासकों में किसने बंगाल के क्षेत्र पर सबसे कम समय तक शासन किया? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल अगर आपने पढ़ा होगा तो। दोस्तों देखो मुर्शीद कुली खान जो है ये 1700 में बनता है दीवान वहाँ का और 1727 तक रहता है, 1700 से 1727 तक रहता है, यानी 27 साल। अब इसके बाद इसका दामाद जो होता है सुजाउद्दीन, ये इसका दामाद होता है, ये आपका राज करता है 1700, दामाद आता है इसमें 1739 तक, ठीक है। 27 से 39, ठीक है, 1700 ही है ये। अब इसके बाद सबसे कम समय के बाद 1 साल के लिए सिर्फ आता है सरफराज खान, 1739 से 40, महज 1 साल के लिए। क्योंकि अली वर्दी जो खान है
ये 1756 तक राज करेगा, 1740 से, है ना। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है सरफराज खान बहुत कम समय, बस 1 साल के लिए, 39 से 40, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसी में एक क्वेश्चन आपके अगर ऐड कर दूं, कौन अंतिम नवाब था बंगाल का जिसको मुगल एम्पायर ने अपॉइंट करा था? बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा बताओ अगर पता हो तो। चलो, कह रहे हैं लिथोट्रिप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के किस हिस्से में बनी पथरी को तोड़ने के लिए शॉक वैक्स का उपयोग करती है दोस्तों, ठीक है। कौन सी भैया, ये कहाँ पे बनती है लिथोट्रिप्सी, कौन सी प्रक्रिया है, शरीर के किस हिस्से में बनती है दोस्तों? तो ये आपके वृक्क में बनती है या किडनी में बनती है ना। लिथोट्रिप्सी इज अ प्रोसीजर दैट यूजेस शॉक वेव्स टू ब्रेक अप स्टोन दैट हैव फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। आप पता होगा ना, अगर आपकी किडनी में पथरी फंस जाती है तो एक लेजर ऑपरेशन के थ्रू उसको तोड़ा जाता है ना, तो वो किडनी में होता है। वैसे तो कहते हैं कि बूम बीरा या हार्ट बियर पी लो तो निकल भी जाती है, पता नहीं ऐसा क्या है। आप लोगों ने ट्राई किया क्या दोस्तों? वैसे इंजूरियस है, ये कभी मत करिए, ये सब आपको लोगों को सिर्फ आदमी गलत राहों पे ले जाने के लिए ऐसा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है, किसने करी? तो ये दोस्तों ना ही चार्ल्स डार्विन, ना ही एम एस स्वामीनाथन, ना ही नॉर्मन बोरलॉग। इसकी स्थापना, इसका तो आंसर पहले समझ लो डी हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रामदेव मिश्रा ने करी है, रामदेव मिश्रा ने, रामदेव मिश्र, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रामदेव मिश्र ने करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया भी बोला जाता है, अगर आपको पढ़ा हो, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया रामदेव मिश्रा, ठीक है। चलिए, अलीनगर की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले प्लासी की लड़ाई से पहले फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए गए पहली स्टेटमेंट। इस संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन कर रहे थे दोस्तों। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये मेरे भाई दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि प्लासी की जो बैटल है जो फरवरी 1757 में हो रही थी, वो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिए, दोनों ही सही है स्टेटमेंट। चले, क्वेश्चन 43 देखते हैं। मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु डैश है तो मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। कहने का मतलब है इंग्लिश में, इफ एनी वन मेटल इन द एलॉय इज डैश देन द एलॉय इज कॉल्ड एमलगम, ठीक है। तो एक चीज समझो दोस्तों, एमलगम का मतलब क्या होता है? जब भी मेटल में, ठीक है, मरकरी ऐड कर दो तो वो एमलगम बन जाती है, यानी पारा, क्या हो जाता है? पारा हो जाता है, ठीक है। चलिए, साइंस से अच्छा क्वेश्चन था ये। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कार्बन स्टॉक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है भैया? कार्बन स्टॉक के मामले में लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा काफी ज्यादा। तो ऑब्वियसली दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ही रहता है ये अमूमन, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा आता है कार्बन स्टॉक एमपी में, क्योंकि एमपी में भी फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और फिर शायद छत्तीसगढ़ है। तो ये दो तो है, एमपी पहला अरुणाचल है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2021 के हिसाब से। 45, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा कथन इनमें से बिल्कुल सही है? प्रारंभ में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु 23 वर्ष थी, पहली बात। दूसरा कह रहा है वर्ष 1860 में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु को घटाकर 22 वर्ष किया गया दोस्तों। तो मेरे भाई ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि पहले 23 साल थी, फिर उसको घटा के 22 साल करा गया था, ठीक है। और अगर एक चीज और मैं पूछ लूँ, इसमें सबसे पहले भारतीय कौन थे जो सिविल सेवा में सिलेक्ट हुए? तो आपको पता होगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, 1863 में सत्येंद्र नाथ सिन्हा, नाम याद रखना, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता पाने वाले शायद पहले भारतीय थे, ठीक। तो शायद क्या थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा नहीं, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है। इंग्लिश में कहें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल्स कैन बी अमेंडेड बाय संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से, ठीक है। तो ये बताना है इनमें से कौन सा एकदम सही होगा। तो दोस्तों अब देखिए,
वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है, ये पहली चीज़ राज्यों से भी तो संबंधित है, ये बनी ही थी। कैसे बनी थी भैया? उस टाइम स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ दी स्टेट की परमिशन चाहिए होती है, तभी जीएसटी बनेगा। क्योंकि आप टैक्स में जब भी परिवर्तन करोगे तो यही होगा, क्योंकि टैक्स जो है वो राज्य के पास भी जाता है, केंद्र के पास भी जाता है। सारा केंद्र ही ना रख ले, इसलिए राज्यों से भी राय ली जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है? ठीक है, कौन सा संस्थान कोलकाता के पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों सबसे पहले जो सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका उत्तराखंड में है, देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये धनबाद झारखंड में है। ये कहाँ है? झारखंड, धनबाद में। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है, ठीक है, ये सही है, अच्छा है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च यानी दलहन अनुसंधान, ये तो मेरे कानपुर में ही भैया, कल्याणपुर के पास, ठीक है। तो कहने का मतलब है सी हो गया, ठीक है। बाकी ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। अगस्त 1942 में चित्तू पांडी ने संयुक्त प्रांत के किस स्थान के सभी 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया था और एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी? कौन है भैया चित्तू पांडे? ठीक है, मंगल पांडे के चचा तो नहीं है कहीं है। तो ये थे दोस्तों बलिया से। कहाँ पे स्थापना की थी? बलिया में, ठीक है। तो ये स्वयं को गांधीवादी मतलब कहा करते थे, गांधीवादी थे एक तरह से। अगस्त 1942 में इन्होंने संयुक्त प्रांत में बलिया नामक स्थान पर 10 पुलिस स्टेशनों पर कब्जा कर लिया था और समानांतर सरकार बनाई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूपी हिस्ट्री से आ सकता है ये, क्योंकि अमूमन ऐसे क्वेश्चन यूपी हिस्ट्री में आते हैं, आयोग पूछता है आरओ के लिए, ठीक है, कि जो राम प्रसाद बिस्मिल है उनको फांसी कहाँ हुई थी। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं। चलो मैचिंग करनी है भैया 49 में हमको कि कौन लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो धनपाल जी ने लिखी है आपकी तिलक मंजरी। कौन सी? तिलक मंजरी। सर्वसेन की बात करें तो सर्वसेन ने लिखी है हरि विजय। कौन सी? हरि विजय। और मयूर ने लिखी है आपकी सूर्य शतक और पतंजलि ने लिखी है महानंद। पतंजलि ने महानंद, ठीक है। तो 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आमिर खुसरो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है आमिर खुसरो के संदर्भ में? तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर खुसरो को राजकवि का पद दिया था, क्या ये बात सही है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर खुसरो को राजकवि का पद दिया, बिल्कुल सही है। आमिर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली विकसित की जिसे सबक-ए हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है। सबक हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अवॉइड मत करिएगा इसको। किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया? इंग्लिश में कहें तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 हैज़ बीन चेंज्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो इसका नाम कब बदला गया भैया? तो इसका नाम बदला गया था 1976 में। कब बदला गया? 1976, इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और कठोर बना दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय नहीं दिया जा सकता? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन आंध्रा डेल्टा, इनको श्रेय नहीं दिया जा सकता। कौन है भैया ये? सिंगरावेल्लू चेटियार, कोंडा वेंकटपाया, ए कालेश्वर राव या टी प्रकाशम दोस्तों? तो इनमें से दोस्तों किसने ने नहीं चलाया था दोस्तों? तो सिंगरावेल्लू चिट्टा परियार, इनको इसका श्रेय नहीं जाता है। बाकी कोंडा वेंकट परिया, ए कालेश्वर, टी प्रकाशन, इन सब ने आंध्र में मतलब आंध्र प्रदेश डेल्टा में इसका पट्टा भाई सिद्धारमैया के साथ सहयोग किया था, ठीक है। फिलहाल ये ऑप्शन ए याद रखिएगा, इन्होंने नहीं करा था। थोड़ा डीप क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फिर से यही बताना है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाले उत्पाद और इधर संबंधित राज्य, ठीक है। पिछवाई पेंटिंग्स, क्या ये राजस्थान की है? तेलिया रुमाल, क्या ये तेलंगाना का है? तंगलिया शाल, क्या ये कर्नाटक की है? और कोटपाड़ हैंडलूम फैब्रिक, क्या ये उड़ीसा की है, ठीक है। कौन सा गलत है इसमें, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों पिछवाई पेंटिंग्स राजस्थान सही है। तौलिया तेलंगाना, ये भी सही है।
तांगलिया शाल ये दोस्तों कर्नाटक से नहीं है, ये गुजरात की है, फेमस है। तांगलिया शाल गुजरात की, मोदी जी को पहने देखा होगा शायद आपने। और कोटापाड़ हैंडलूम फैब्रिक ये उड़ीसा हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कहने का मतलब सी गलत है, गुजरात होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब इसमें सही बताना है भैया, कौन सा एकदम सही मैच कर रहा है। मैनग्रोव क्षेत्र में वृद्धि और इधर राज्य। तो सबसे पहली बात कि उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर का मैनग्रोव क्षेत्र है, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर का, कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर का। और क्या तीनों ही सही है? कौन सा सही है ये बताना है। तो दोस्तों ये तीनों ही सही हो जाएगा। लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर मैनग्रोव क्षेत्र है, महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटक में 3, ठीक है। तो ये डाटा याद रखिएगा। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 55 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व मापने की प्रणाली मशाहत को नहीं अपनाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, किसने मशाहत को नहीं अपनाया था, ठीक है। तो दोस्तों इन तीनों ही ने मशाहत को अपनाया था, तो ये गलत हो जाएगा डी। अब मशाहत दोस्तों जो था पैमाना था, एक पैमाइश था कि एक पैमाइश के आधार पर भू राजस्व को वसूला जाता था। मतलब एक तरह से कहने का मतलब है सेटलमेंट बना दिया था कि भैया इस हिसाब से लैंड रेवेन्यू को लिया जाएगा नापने के बाद। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी तीनों ही ने मशाहत के अनुसार लिया टैक्स, ठीक है। चले फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय को 3 सदस्यों के साथ भेजा गया था दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। तो ये बताइए कौन आया था इसके साथ। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई वायसराय नहीं आया था 1946 में, है ना। कोई वायसराय नहीं आया था। एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि आपको अगर वो पता हो कैबिनेट मिशन, तो उसमें आपको याद होगा एक चीज़ मैंने लास्ट शॉर्ट्स में भी बताई थी, पैथिक लॉरेंस का नाम, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, है ना। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और आपका स्टैफर्ड क्रिप्स, है ना, जो क्रिप्स मिशन आया था 1946 में। तो ये उसकी बात कर रहा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई वायसराय नहीं था उनमें से। स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर 3 आए थे, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर पौधे और मिट्टी में संग्रहित होने वाले कार्बन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये बताइए। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको दोस्तों ग्रीन कार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीन कार्बन, ठीक है। जो भी वातावरण में मौजूद होता है उसके बाद, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बाद, तो वो ग्रीन कार्बन बन जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। कौन सा? मैंडमस, प्रोहिबिशन, नहीं प्रोहिबिशन तो है नहीं, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, कोवोरेंटो, सर्शियोररी। एक रिट्स और है प्रोहिबिशन, 5 रिट्स होती हैं, वही मेरे मुंह से निकल जाती है, रट जा सीखती हैं चीज़ें तो वही आती हैं। तो दोस्तों जो आपका हेबियस कॉर्पस है इसको लैटिन भाषा से लिया गया है, इसको हेबियस कॉर्पस। अब हेबियस कॉर्पस पता है ना, जब भी किसी को लीगली डिटेन कर लिया जाता है, मतलब मान लो पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में पेश ही नहीं किया, तो आप हेबियस कॉर्पस दायर करो कि भैया पुलिस कहाँ ले गई, इनको लाओ। चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो या पुलिस, कोई भी किसी को डिटेन नहीं कर सकता। चलो, ब्रिटिश सरकार ने कब स्पष्ट किया था कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेट बहुत आती हैं, कल एपीएस के एग्जाम में भी डेट बहुत ज़्यादा आई हैं, ठीक है। जो आपका देखो चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ उसकी डेट, सूर्य मिशन लॉन्च हुआ जो आदित्य L1 उसकी डेट है ना, ये सब बहुत पूछ रहा है। तो डेट का बहुत मैटर होता है फैक्ट डाटा में। तो ये 3 जून 1947 को आया था, ठीक है, माउंटबेटन प्लान के बाद, ठीक है। 3 जून 1947 याद रखिएगा। चलिए, किस शासक के संरक्षण में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद में अभिधम्म पिताका का संकलन किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका बहुत अच्छा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो ये तो अशोका का था भैया, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल। एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी शॉर्ट्स में, RVPK, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, है ना। 4 जगह हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना। RVPK AK RVPK AK मतलब अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। फिर से बताता हूँ, RVPK AK
मतलब पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरी में हुई अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरी वैशाली में हुई काला अशोक के शासनकाल में, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई अशोक के शासनकाल में, चौथी कश्मीर में हुई कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अशोक हो जाएगा। चलिए भैया एक चीज़ और, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत पूछने लगा है, लेटेस्ट ट्रेंड यही है ना, तो ये जरूर रट लो। लेटेस्ट तो जरूर याद रख लो, 100 से 105 के जो लेटेस्ट हैं, है ना, तो 105 जो हाल ही में हुआ है, जो 106 हुआ शायद, जो वुमेन रिजर्वेशन आया है, EWS जो आया था 103 में, तो ये सब याद कर डालो। 61 क्वेश्चन कह रहा है किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अरे बहुत आसान है दोस्तों, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, है ना। अब देखो प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार भी है, DPSP भी है और फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, चलो 62 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख हस्ती एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक है भैया, ये बताना है। विच मेजर पर्सनैलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस इंटरनेशनल सरोद प्लेयर। तो भैया कौन है इसी इंटरनेशनल हस्ती, अगर आपको पता हो तो बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो ये दोस्तों आपकी पंडित विकास महाराज। कौन है? पंडित विकास महाराज, ये फेमस सरोद प्लेयर भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में चांडालों, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन बना है दोस्तों? Who among the following was the first foreign traveler to make a detailed mention of Chandal, Penis and free hospitals in India? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, करंट के हिसाब से भी कह सकते हो। तो ये जो करा था पुराने में विदेशी यात्री फाहियान ने करा था। किसने करा था? फाहियान ने। ठीक है, तो क्योंकि करंट में ये सब न्यूज़ें चलती ही रहती हैं कि पहला विदेशी कौन है, पहला विदेशी कौन है, तो फाहियान बता सकते हो आप। और फाहियान किसके शासनकाल में आया दोस्तों? कमेंट में बताओ अगर आपको याद है तो। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट्स में बताया आपको, किसके शासनकाल में आया फाहियान, बताइएगा ज़रूर। फाहियान, हियान, शांग, ये सब बहुत पूछता है। इबन बतूता। चलिए 64, थोलू बोमलता एक है भैया। थोलू बोमलता क्या है? जो तो बाबू थोना वाला थोलू लग रहा है। थोलू बोमलता दोस्तों क्या है ये बताना है। एक प्रकार का लोक संगीत, एक प्रकार का लोक नाटक, एक प्रकार का लोक उत्सव या एक प्रकार का छाया रंगमंच। तो दोस्तों थोलू बोमलता जो है ये आंध्र प्रदेश का थिएटर फॉर्म है, मतलब एक प्रकार का छाया रंगमंच है, आंध्र प्रदेश में चलता है। ये कहाँ चलता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन मिल गया। कौन सा आता है भैया राज्य सूची, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर? तो मेरे भाई स्टेट लिस्ट के अंदर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, क्योंकि एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर ये सब कंकरेंट लिस्ट में आता है। ये तीनों ही किस में आता है? कंकरेंट में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा। 66 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी? तो भैया कहाँ से शुरू करी थी मृदा स्वास्थ्य योजना? तो ये करी थी सॉइल हेल्थ कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान से, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान बहुत न्यूज़ में इस बार रहा है चुनाव की वजह से, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 67। ठीक है, कह रहा है इनको मैच करना है, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा इसको। चलिए ठीक है, मैनपुरी किस लिए फेमस हुआ है भैया? तो मैनपुरी हुआ है तरकाशी कला, तो ये बिल्कुल सही है। तारकशी कला, मेरे माफ़ कीजिएगा, तारकशी कला। ठीक है, मैनपुरी तारकशी कला सही है। मथुरा दोस्तों अगर आपको पता हो, यूपी की स्पेशल जीके पढ़ी होगी अगर आपने, तो मथुरा सैनिटरी फिटिंग, किसके लिए? सैनिटरी फिटिंग हो जाएगा। रायबरेली दोस्तों है आपका काष्ठ कला के लिए, रायबरेली काष्ठ कला हो गया। ठीक है, मथुरा तो पता ही है। फर्रुखाबाद बच गया वस्त्र छपाई के लिए। फर्रुखाबाद किसके लिए हो गया? वस्त्र छपाई के लिए। तो 67 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वन नेशन वन स्टेट वन प्रोडक्ट के लिए। चलिए, हाल ही में नासा और एक्सियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, इससे संबंधित सही विकल्प क्या है ये बताना है। ठीक है, देखो नासा और एक्सियोम स्पेस का एक एग्रीमेंट हुआ है और ये प्राइवेट कंपनी है एक। ठीक है, क्या हुआ है? क्या एक्सियोम मिशन X4 के नाम से जाना जाता है? पहली बात। दूसरा, द X4 मिशन विल स्टे एट द ISS, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकेगा 14 दिन के लिए। द मिशन इज स्टार्टेड
टू बी लॉन्च बिफोर जनवरी 2015। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा सही है। तो दोस्तों इनमें से 1 और 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 2025 में नहीं लॉन्च होना है, इसको 2024 में लॉन्च करेंगे, जनवरी 2024, मतलब इसी मंथ ये लॉन्च होगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है सिर्फ इसकी वजह से, बाकी ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए। 69 देख लेते हैं। वर्ष 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों पता होगा ये आपने, सेंट पीटर्सबर्ग में जो हुआ था रशिया में, है ना, तो रूस हो जाएगा इसका दोस्तों, रशिया, ठीक है। 2010 में हुआ था, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं हम लोग। 70 देखते हैं। रक्त कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर में किस तत्व का यूज करते हैं, किस केमिकल का यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए आपने पढ़ा होगा साइंस में, कोबाल्ट 60 का यूज करा जाता है, काफी फेमस है कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है। चलिए 70 नंबर देखते हैं दोस्तों, सॉरी 71। नीचे दिए गए कथनों में विचार करना है कि भैया सही विकल्प इनमें से कौन सा है, ये बताना है। इस विधि के खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जाता है जिससे कचरा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इंग्लिश में बात करें तो डेंजरस एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय दिस मेथड इन विच द वेस्ट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये बताना दोस्तों। दोस्तों ये प्लाज्मा आर्क एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कर देते हैं ताकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और किसी भी तरह से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, प्लाज्मा आर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 72। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? किसको मेगालिथ बरियल्स ऑफ साउथ इंडिया एक्सकवेशन का क्रेडिट मिलता है? 72 नंबर में पूछ रहा है, तो ये मिलता है कर्नल पीएम टेलर को। कर्नल पीएम टेलर को बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 73। कह रहे हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? ठीक है, कितना है भैया ये बताना है। यूपी में फॉरेस्ट टोटल इंडिया की कवरेज के हिसाब से तो दोस्तों ये पड़ेगा आपका 64.66%, यानी अप्रॉक्स में देखा जाए तो 65%, ठीक है। वैसे ये है 64.66%, ठीक है। तो सही जो माना जाएगा ऑप्शन बी माना जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों? कविता और शुद्ध कविता, तो ये दोस्तों लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। तो बुक्स भी काफी आती हैं, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्तित्व और उनका जन्म स्थान, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बताएंगे हम लोग। तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र, क्या इनका जन्म उन्नाव में हुआ दोस्तों? तो ये सही है। पंडित राहुल सांकृत्यायन, तो भैया ये क्वेश्चन आरओ यारों में ऑलमोस्ट हर बार ही आया है कि सांकृत्यायन को कैसे लिखा जाता है। अशुद्धि में हिंदी में आया ये, है ना। तो सांकृत्यायन देख लो एक बार लिख के 2-3 बार, तो भूलना मत। और ये हालांकि प्रयागराज में इनका जन्म भी नहीं हुआ है, इनका जन्म जो हुआ है आजमगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? आजमगढ़ में, ठीक है। तो ये गलत भी है, ऑप्शन 2 देखा जाए तो ये गलत है, ठीक है। बाकी जयशंकर प्रसाद बनारस, वृंदावन लाल वर्मा झांसी, ठीक है, ये तीनों सही है। अवध का नागरिक विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो ये यूपी हिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हुआ था दोस्तों ईस्टर्न यूपी में। कहाँ हुआ था? ईस्टर्न यूपी, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको भी यूपी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। 77 कह रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है दोस्तों? तो ये लेटेस्ट स्कीम से सवाल आया हुआ है। तो दोस्तों 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। कितने की? 8,000 रुपए की, ठीक है। और अगर पूछे ये स्कीम आई कब थी दोस्तों, तो ये 2015 में आई थी। कब आई थी? 2015 में, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चलो फिर से मैचिंग करने को कह रहा है दोस्तों कि किस संविधान, मतलब किस देश से हमने क्या लिया है। बहुत ज्यादा सवाल ये आते ही रहते हैं, तो ये आपको याद भी होंगे ऑलमोस्ट, मुझे लगता है आप लोगों को। तो देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है भैया? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सिंगल सिटीजनशिप ले ली है, एकल नागरिकता। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बच्चे को भी पता है फंडामेंटल राइट ली है।
ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया है और रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी ले लिया है। तो इस हिसाब से मैचिंग करें तो डी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चल। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है दोस्तों? द ग्रीन मफलर इज अ टेक्निक टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों शोर, नॉइस को, आपने देखा होगा हाईवे के बीच में ऐसे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। वो इसीलिए होते हैं दोस्तों कि पेड़ जो होते हैं आपकी नॉइस को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए होता है। उत्तर प्रदेश एक जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है, उसका नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश का अगर मैप याद होगा दोस्तों तो बता ले जाओगे। सोनभद्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार है ना, इन सब से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो सोनभद्र। चलो भैया एक चीज मैं बता दूं, खेत चाहूंगा रुकावट के लिए, यूपी का मैप एक बार जरूर अच्छे से देख लो। सबसे पहली चीज, नेपाल के बॉर्डर, ये हर साल ऑलमोस्ट आ ही जाता है और लोग भूल जाते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, जैसे बलिया। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जैसे सहारनपुर या शामली, ये सब देख लो। इधर कौन है, इधर कौन है, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सब देख डालो, है ना। सोनभद्र कितने जिलों से बॉर्डर शेयर करता है ना, ये सब देखो। एमपी से कौन कौन से जिलों से एमपी जा सकते हो, ये सब देखो। आता है यार, ये इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है 81 में जो सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु कारण है, जो इंग्लिश में कहें तो द बैक्टीरियम कॉल्ड सैल्मोनेला बैकिली इज अ कॉज ऑफ, किसकी वजह से होता भैया? दूषित जल के कारण, हैजा रोग का, भोजन की विषाक्तता का, या नीला हरित शैवाल का। साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो दोस्तों सैल्मोना बैकिली आपने सुना होगा, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। ठीक है, मतलब ये फूड पॉइजनिंग में होता है बैक्टीरियम सैल्मोनेला बैकिली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो 82 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कुछ योजनाएं हैं, कौन से साल लागू हुई हैं ये बताना है। ठीक है, मैच करिए कौन सी गलत मैच है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2015 में आई है, ये सही है। नमामि गंगे कार्यक्रम ये 15 में आया नहीं, ये जैसे ही मोदी सरकार आई थी दोस्तों मई में, तो जून 2014 में सबसे पहले यही आया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। बाकी अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक था, आसान था। ठीक है, चलिए। संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो संघ शक्ति समिति आपको दिख रही है, ये हो गई, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संघीय संविधान समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो ये तो हमारे पटेल साहब देख रहे थे, पटेल जी देख रहे थे ये, है ना। और प्रारूप समिति की अगर बात करी जाए तो ये तो भैया बाबा साहब थे, बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, तो कहने का मतलब है संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति ये नेहरू जी देख रहे थे। तो यानी ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। ये दो भी याद रखना, पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी दवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों? ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरसिटी डिसऑर्डर के लिए कौन सा ड्रग ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों आपने अगर पढ़ा हो एम्फेटामाइन, कौन सा एम्फेटामाइन एक ड्रग होता है वो लिया जाता है, जिससे वो हमारे डिसऑर्डर को बूस्ट कर देती है। ठीक है, एम्फेटामाइन लिया जाता है इसके लिए। चलिए आप देखते जाइए आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूर चेक करिए। 85 नंबर देखते हैं। संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है भैया? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में किसके बारे में दिया हुआ है? तो राजतरंगिणी में दोस्तों ये अगर हिस्ट्री में जाएं हम देखें तो राजतरंगिणी ये आपके ममलेश्वर शिव मंदिर की बात करता है। किसकी बात करता है? ममलेश्वर शिव मंदिर की। और ये पूछे अगर कहाँ पे है दोस्तों, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, राजतरंगिणी वैसे जम्मू और कश्मीर की ही हिस्ट्री बताता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, ममलेश्वर शिव मंदिर जम्मू कश्मीर में है, उसके बारे में रजतरंगिणी में उल्लेख किया गया है। 86 देखते हैं। प्रसिद्ध लोक नृत्य छाऊ की सरिया कला शैली किस राज्य से प्रचलित है दोस्तों? ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, आपके लिए बता सकते हो आराम से। तो दोस्तों छाऊ देखो 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक सरिया कला छाऊ होता है भैया, तो ये तो झारखंड में होता है सरिया कला छाऊ। एक मयूरभंज छाऊ सुना होगा आपने, जो मयूरभंज छाऊ होता है ना, मयूरभंज छाऊ, समझ गए होंगे, मयूरभंज छाऊ ये उड़ीसा में होता है आपको। ठीक है, और पुरुलिया छाऊ ये पश्चिम बंगाल में होता है। कौन सा? पुरुलिया छाऊ। तो याद रखना भैया
सरायकेला, अगर ध्यान करें सरायकेला छाऊ झारखंड, पुरियला छाऊ तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और आपका मयूरभंज छाऊ तो ये उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत बार आता है क्योंकि छाऊ डांस के भी काफ़ी प्रकार हैं। चलिए 87 देखते हैं। संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भैया बच्चे को भी पता होगा आपको, है ना, बच्चों की जबान पे होगा कि भैया IUCN की रेड डाटा बुक, IUCN की रेड डाटा बुक, है ना, इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, ये सब जारी करता है वो। ठीक है, चलिए 88 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक के लिए करा जाता है। ठीक है, चलिए 89 देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये लिखा गया है संस्कृत में। किस में लिखा गया है? संस्कृत में। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि लिखा किसने है, ये पूछ ले अगर, तो ये लिखा है दोस्तों रवि कीर्ति ने। किसने? रवि कीर्ति ने। ठीक है, पता होगा आपको रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति ने लिखा है, संस्कृत में लिखा है। ठीक है, चले। मानसून सत्र की अवधि क्या होती है भैया, है ना? तो ये मैंने शॉर्ट्स में कितनी बार आपको बताया, बजट सेशन लगता है, मॉनसून सेशन लगता है और विंटर सेशन लगता है। ठीक है, 3 सेशन लगते हैं। तो जो आपको मॉनसून बारिश कब आती है भैया, ये बताओ कब बारिश आती है? हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं, हम भारत में कब बारिश, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं, मोटा मोटा उत्तर प्रदेश और आपका राजस्थान MP, तो यहाँ पे जो बारिश आती है दोस्तों वो कब आती है? जून से अगस्त में आती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जुलाई ऑप्शन में क्या है, जून से अगस्त दिया हुआ है, अगस्त से अक्टूबर दिया है, मई से जुलाई दिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हो जाएगा मानसून सत्र की अवधि इनमें से कोई नहीं है, पहली चीज। कारण, क्योंकि मानसून सत्र जुलाई से सितंबर चलता है। कब चलता है भाई? जुलाई में तो मानसून आता है ना, जुलाई से सितंबर चलता है। चलो अब ये आया तो बजट सत्र भी जान लो दोस्तों। बजट सत्र जो होता है ये आपका फरवरी में चलता है। कब तक चलता है? मई तक चलता है बजट सत्र। अब मई हुआ, जून में ब्रेक हो गया, जुलाई से अपना सितंबर तक चल जाएगा मॉनसून सत्र। अब सितंबर अक्टूबर में ब्रेक हुआ दोस्तों, नवंबर से दिसंबर विंटर सेशन चल जाएगा। कब? नवंबर से दिसंबर। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एक एक महीने की गैप पे चलता है। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% है? ठीक है, ये बताना है। डाटा रिपोर्ट है, डायरेक्ट डाटा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर याद है तो डायरेक्ट बता सकते हो। तो दोस्तों खुले वन जो है इसका प्रतिशत 3% है। कितना है? 3% है। ठीक है, कौन से वन? खुले वन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, और एक चीज़ और बता देता हूँ। अच्छा, वेरी डेंस फॉरेस्ट पूछ ले अगर, तो दोस्तों वेरी डेंस फॉरेस्ट या थी सघन, ये आपका 1% के आसपास है, 1.09। ठीक है, मीडियम की अगर बात करें दोस्तों तो ये 1.67 है। झाड़ियाँ दोस्तों अगर बात करें तो ये सबसे कम आ जाएंगी 0.23%। ये थोड़ा बहुत फैक्चुअल डाटा है तो ये याद रखिएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट। निम्नलिखित में नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2022 के अनुसार किस राज्य में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की स्थापित क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों? मतलब कहाँ पे है सबसे अधिक? रिसेंट डाटा के हिसाब से अगर चलें तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश निकला है। लेटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डाटा के अनुसार हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो करी है वो करी है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि लेटेस्ट डाटा का है। चलिए 93 देख लेते हैं। नवीनतम कृषि डाटा 2023 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, ये बताना है। भारत में आंध्र प्रदेश मछली के अंतर्देशीय उत्पादन और समुद्री उत्पादन दोनों के मामले में पहले स्थान पर है। मतलब आंध्र प्रदेश रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इनलैंड प्रोडक्शन एंड मरीन प्रोडक्शन ऑफ, तो ये सही है। भारत में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, ये भी सही है। अंडे में भी पहले पे है। भारत में मछली के समुद्री उत्पादन के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है। मछली के समुद्री उत्पादन की बात करें तो गुजरात पहले पे है, ये भी सही है। अंडा उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, देखो मैंने अभी बताया, तो ये भी सही है। चारों सही है और ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन में लगाया गया है ताकि आप इसको याद रखो, पेपर में ये आएगा। ठीक है, याद रखना भाई प्लीज।
दिल से बोल रहा हूँ भाई, प्लीज दिल से बुरा लगता है। चलो 94 नवीन, ये सब लेटेस्ट डाटा आपको दिया जा रहा है ताकि आप इसको याद करो, है ना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स बना लोगे तो और अच्छा रहेगा। चलो, नवीनतम खनिज डाटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है दोस्तों। आप ये भी देखो, एकदम नया डाटा के हिसाब से इसको मैं लेके आया हूँ। तो पहले तो एक नंबर बात बोलो, मजा आई कि नहीं। ठीक, चलो इसको देखते हैं। तो दोस्तों देखो, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के उत्पादन में पहले राज्य पे है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया भैया नंबर 1 पे है। चीन सीमेंट के उत्पादन में नंबर 1 पे है, तो ये भी हो जाएगी एकदम सही बात है भैया। ताम्र अयस्क में अगर बात करें तो चिली हो जाएगी, मैक्सिको नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे चिली होना चाहिए था, क्योंकि कॉपर ओर में चिली नंबर 1 पे है और डायमंड में रशिया है, तो ये तो सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है भाई मेरे, कॉपर ओर में यहाँ चिली होना चाहिए। ठीक है, चिली में सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है, क्योंकि चिली में यहाँ पे जो आपका पैटागोनिया डेजर्ट ये सब पड़ता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स रिच एरिया है वो। चलिए, 31 मार्च 2023 तक उपयोगिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिजली उत्पादन की स्थिति सबसे कम है दोस्तों। कहाँ पे सबसे कम बिजली का उत्पादन है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है या देश की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो उपयोगिता के अनुसार सबसे कम जो है दोस्तों, ये ईस्टर्न रीजन में है। बिजली का उत्पादन कहाँ पे? सबसे कम ईस्टर्न रीजन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूची 1 सूची 2 को फिर से वही मिलान करना है। खनिज भंडार में प्रथम राज्य, अब ये इंडिया के मिनरल्स की दृष्टि से बात कर रहा है। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का, क्योंकि लेटेस्ट मिनरल डाटा है ये 2023 का। ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों मिनरल्स के हिसाब से अगर देखें तो हीरा मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर बात करें गोल्ड की तो भैया कोलार गोल्ड फील्ड तो सुनी ही होगी आपने, रॉकी भाई, तो गोल्ड कर्नाटका भी सही है। ग्रेफाइट आपका दोस्तों ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और लिग्नाइट आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो इसके हिसाब से अगर चलें तो ऑप्शन फिट बैठ रहा है एकदम बी का। ठीक है, तो ये डाटा भी एकदम भैया कंठस्थ कर लो, आ सकता है। चलो क्वेश्चन 97 पे चलते हैं। फिर से नवीनतम कृषि डाटा की मैं बात करूंगा आपसे कि नवीनतम कृषि डाटा के हिसाब से कौन सा सही है दोस्तों, ये चुनना है आपको। कर्नाटक भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो 1 नंबर बात कही, सही है प्रेजेंट डाटा के हिसाब से। भारत में नारियल के उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य केरल है। जी हाँ बिल्कुल। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे, देखो एरिया वाइज बात करें अगर, तो एरिया में सबसे ज़्यादा लगता केरल में, पर उत्पादन सबसे बड़ा जो करता है वो कर्नाटक करता है। दोनों बातों में फर्क है। ठीक, भारत में नारियल की उच्चतम उत्पादकता महाराष्ट्र राज्य में। देख लो ये तीसरी भी बात सही है भैया, कि जो फाइन क्वालिटी का नारियल है ना, वो आपको वहीं पे मिलेगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये तीनों बातें सही हो जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। 98 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 98 कह रहा है फिर से वही इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है भैया, कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑन बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। दूसरी बात, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बाजार विनिमय दरों के आधार पर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भैया। तो मार्केट एक्सचेंज रेट की बात करें तो उसके हिसाब से 5वां, और पीपीपी के हिसाब से मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तीसरा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। चलिए 99 देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से 4000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी दोस्तों? तो ये लेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक से। किससे लेगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एडीबी से। चलिए दोस्तों 100 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार गलत विकल्प को चुनना है। कौन सा इनमें से गलत है? ठीक है, जल जीवन मिशन के परिणाम स्वरूप 19.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11 करोड़ को उनके घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। क्या ये बात सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। कुछ फैक्चुअल बहुत ज़्यादा ये 19.4 और 11 करोड़ याद रखिएगा, पर आ सकता है क्योंकि यार यूपी पीसीएस में फैक्ट का ही खेल है सारा। ठीक है, दूसरा कह रहा है जल दूत ऐप के अनुसार लगभग 3.7 लाख कुओं का माप
को मापा गया है और उनका जल स्तर केंद्रीय रिकॉर्ड में अद्यतन किया गया है। तो जी हाँ, इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है दोस्तों, ठीक है, तो कोई गलत नहीं है। चलिए 101 देखते हैं दोस्तों। 100 में कितने कर लिए हैं दोस्तों, ये ज़रूर प्लीज़ देखते रहिएगा, अवॉइड मत करिए, पेपर बहुत करीब आ गया है। चलिए 101 नंबर देख लेते हैं। 101 कह रहा है भैया निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाली पहली महिला बनी भैया। तो ये बहुत न्यूज़ में था, सुना होगा आपने, तो ये बिल्कुल सही है। जया वर्मा जो है रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है और ये पहली महिला भी है ऐसी, ठीक है। हाल ही में लोक लुभावन फू थाई पार्टी की रियल एस्टेट टाइकून थाकसिन सिनावात्रा को थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है, कह रहा हाल ही में एमर्सन मानागावा को दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये भी दोस्तों सही है, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो ये जिम्बाब्वे की राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, कौन सा इनमें से सही है। हाल ही में करंट के क्वेश्चन है ये, मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाल ही में गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में चार्ज डी फेयर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, ठीक है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। गीतिका श्रीवास्तव, गीतिका श्रीवास्तव, गीतिका श्रीवास्तव, नाम याद रखना। हाल ही में राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। अब देखो नेस्कॉम न्यूज़ में आया, तुरंत एपीएस में इस बार संडे को नेस्कॉम को फुल फॉर्म पूछ लिए, तो ऐसे करंट को लिंक करा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आपको नेस्कॉम का फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया दोस्तों। तो ये भी सही है, तीनों ही ऑप्शन इसके सही थे, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, आपकी करंट भी रिवाइज हो गई होगी। हाल ही में सही विकल्प का चयन, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है, ये बताना। चलिए, हाल ही में संग्राम सिंह को वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये आपने देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी था। हाल ही में ईगा स्वेटेक को इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है, ईगा स्वास्तिक को बनाया गया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस का। हाल ही में अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये भी सही है। अब देखो एक चीज़, UIDAI में अपॉइंटमेंट हुई, इसका भी मानोगे नहीं आप, कल के पेपर में एपीएस में फुल फॉर्म पूछ लिया। तो दोस्तों जो भी न्यूज़ में है पेपर में वो मिलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, उसका फॉर्म बदल जाएगा, चाहे फुल फॉर्म पूछ ले, चाहे वो कब बना वो पूछ ले, ठीक है, रीसेंट अपॉइंटमेंट पूछ ले, ये 3 से बाहर नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 104 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा सही है। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत काम आएगा। हाल ही में वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना को 14वें डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो क्या ये बात सही है बिल्कुल दोस्तों। तो जी हाँ, पहला बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 राष्ट्रीय फाइनल के दौरान राजस्थान की प्रियन सैन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। तो दोस्तों सब कुछ तो सही है इसमें, पर ये बैंगलोर में आयोजित नहीं हुई है, ये दिल्ली में हुई थी, है ना। तो बस इतना गलत होने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, यहाँ बैंगलोर नहीं दिल्ली होता तो सही हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, इसमें भी कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है हाल ही में हरियाणा राज्य की कक्षा 12वीं की छात्रा कायरा जैन द्वारा माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड नामक पुस्तक लिखी गई। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड ये लिखी है किसने, कायरा जैन ने, ठीक है, 12th क्लास की स्टूडेंट है सिर्फ। दूसरा, हाल ही में चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक एक कॉमिक बुक का विमोचन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे तथा श्री अरुण गोयल द्वारा किया गया। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब ये भी सही है और ये भी सही है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ
कि आप ये बताओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है। पहली चीज़, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है, कौन से पार्ट में है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन कितने होते हैं, पहले कितने थे, ये पूरा बताइए। ना भी बताइए तो आप एक बार उसको रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। सबसे पहला कह रहा है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्या 23 अगस्त को मनाते हैं। दूसरा कह रहा है 13वां भारतीय अंगदान दिवस, क्या 29 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा कह रहा है 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस, क्या 29 अगस्त को मनाया गया। और चौथा राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेज, क्या 29 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही है, आइए जानते हैं। तो मेरे भाई इसका 2 और 3 ये बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन बी सही है। क्यों सही है इसलिए समझिए। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 अगस्त को, पहली बात। राष्ट्रीय उद्योग दिवस, ये हम लोग 30 अगस्त को मनाते हैं। ये कब मनाते हैं, 30 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ 29 होना चाहिए था, यहाँ 30 होना चाहिए था, और बाकी ये दोनों तो ठीक है। चलिए, 107 कह रहा है निम्नलिखित में से फिर से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही है। हाल ही में जापान के सशस्त्र बल और अमेरिकी नौसेना ने पहली बार पूर्वी चीन सागर में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास रेजोल्यूट्रो ड्रैगन शुरू करा दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूट ड्रैगन 2030 पूछेगा किसने शुरू करा भैया, रेजोल्यूट ड्रैगन 2030 ईस्ट चाइना सी में। तो ये जापान और अमेरिकी नौसेना ने किया, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर में भी आ सकता है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका ने एक हथियार विहीन मिंटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मिंटमैन 3 ये किसने करी है बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, अमेरिका ने। हाल ही में 100% स्वदेशी संसाधनों के साथ सफलतापूर्वक विकसित P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम को सेना में शामिल कर लिया गया, तो ये भी सही है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम को ये सेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सारी सही। चले 108 देखते हैं। निम्नलिखित में से फिर से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही है। तो ये भी आपके करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी काम आ सकता है। चलिए, तो पहले कह रहा है हाल ही में फ्रांस में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र अबाया पर प्रतिबंध लगाया गया, पहली चीज़, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा, हाल ही में असम सरकार ने नॉलेज हब और असम इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉलेज हब ये किसने शुरू करा है दोस्तों, असम ने शुरू करा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फॉक्सन टेक्नोलॉजी ग्रुप के संस्थापक टेरी गो ने वर्ष 2025 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ताइवान के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ की बस गलती हो गई है, 2025 नहीं 2024 होना चाहिए था, बाकी पूरा सही है। ठीक है, क्योंकि फॉक्सॉन के टेक्नोलॉजी ग्रुप के संस्थापक टेरी गो ने 2024 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ताइवान के राष्ट्रपति पद की चुनाव की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो बस 2025 होगा अगर, तो ये भी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में आ सकता है। ठीक है, चलिए 109 देखते हैं। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा उत्तरी गोवा के किस गांव का जैव विविधता एटलस जारी किया गया है, जिसे भारत का पहला ग्राम एटलस का नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या नाम दिया गया उसका, तो दोस्तों ये कौन से ग्राम का एटलस जारी किया गया है, तो ये है आपका माएम। कौन सा, माएम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन के सामने आया है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी वैज्ञानिक कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया, पहली बात। दूसरा, वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व केंद्रीय शतकर्ता आयुक्त एन विट्ठल का हाल ही में निधन हो गया। तीसरा कह रहा है हाल ही में सिंगापुर की भारतनाट्यम नृत्यांगना राठी कार्तिकेसु का निधन हो गया। चौथा कह रहा है चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली मतलब उसी को एक तरह से उठाने वाली इसरो के वैज्ञानिक एन वलरामथी का निधन हो गया।
मतलब ये सारे निधन आपको याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये चारों ही सही हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा समय दे के याद कर लीजिएगा कि भैया अमेरिकी सांख्यिकी वैज्ञानिक और आपकी ये इसरो वाले, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है जिनकी डेथ हुई है इस बार। चारों को एक ही साथ में डाल दिया ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो, ठीक है। चले 111 देखते हैं। 111 कह रहा है तुलिसिता रोग निम्न में से किस फसल में लगने वाला है, या इंग्लिश में कहें तो डाउन मिल्ड्यू इज अ मेजर डिसीज अकर इन विच ऑफ दी फॉलोइंग क्रॉप। तो ये दोस्तों किस में होता है दोस्तों, तुलिसिता रोग या डाउन मिल्डी। तो मिल्डी मतलब आपका मेज है ना, ऐसे एम से मेज, एम से मिल्डी, इंग्लिश में तो ऐसे कर सकते हो, मक्का होता है दोस्तों, ठीक है। चले 112 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन थी दोस्तों, ठीक, कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन मतलब मीडियम होल्डिंग में आती थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये दोस्तों आपकी 21 आ जाती थी, कितनी आ जाती थी, 21%, ठीक है, 21% याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों 4 से 10 हेक्टेयर तो पता है ना आपको, 4 से 10 किसको बोलते हैं, स्मॉल मीडियम ये सब पता है ना, स्मॉल क्या होगा, मीडियम क्या होगा। चलिए, किस भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या उस भूमि की डैश कहलाती है। इंग्लिश में कहें तो द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड इन अ ईयर इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी या शस्य गहनता, ठीक है। कि किसी भूमि पर एक वर्ष में कितनी संख्या में लगाई जाती है, तो उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, तो इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। चले 114 नंबर देखते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप पूसा कृषि किस वर्ष लॉन्च किया गया दोस्तों, पूसा कृषि। तो दोस्तों पूसा कृषि ऐप को 2016 में लॉन्च किया गया, कब किया गया, 2016 में, ठीक है। चलिए 115 देख लेते हैं। कह रहा है ट्रिटिकेल क्या है भैया ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल एक प्रकार का खरपतवार है, एक प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है, या एक प्रकार की कीटनाशक है, या एक प्रकार का समुद्री शैवाल है। तो ये दोस्तों क्या है ट्रिटिकेल, तो दोस्तों ट्रिटिकेल जो है ये एक प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है, यूं कहें तो गेहूं की एक प्रजाति भी कह सकते हो आप, जिसे वैज्ञानिकों ने गेहूं और राई के संकरण द्वारा तैयार किया, ठीक। तो ट्रिटिकेल एक गेहूं की प्रजाति है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, गेहूं की है मतलब एक खाद्य फसल की प्रजाति है, ठीक है, भी हो जाएगा। 116 में दोस्तों हम लोगों को मैचिंग करनी है, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन से स्टेट या केंद्रीय शासित प्रदेश में है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए ये हम लोग कर भी चुके हैं ज्योग्राफी में। घाट प्रभा दोस्तों कहाँ कौन से राज्य में है, तो घाट प्रभा दोस्तों कर्नाटक में है। संजय सरोवर परियोजना दोस्तों कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा आपका, ठीक है। मतलब यूं कहें तो पहले का कर्नाटक है, संजय सरोवर का मध्य प्रदेश है। नीमू बजागो परियोजना, ठीक है, या नीमू बाजगो प्रोजेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये भैया कहाँ पे पड़ेगा। नीमू बजागो प्रोजेक्ट लद्दाख में पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा चाइनीज़ लुक दे रहा है। और पोंचमपाद ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए 116 के, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा ये। चलिए 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। चलिए असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन से आते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र वैली में। तो बहुत आसान है, एक असम हो गया और एक आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। असम और वेस्ट बंगाल यानी ऑप्शन 1 और 2 ये ही सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर। 4 राज्यों का एक समूह सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश बहुत आसान है, आराम से बता सकते हो भैया किस देश से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो भूटान से करते हैं, ठीक है। चलिए कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ भारत के मैप से, है ना, कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, है ना, ऐसे होते हुए कहाँ जाती है, किस राज्य से होकर गुजरती है, क्या सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, इनमें से। बहुत आसान है दोस्तों, त्रिपुरा से जाएगी, ठीक है। कहाँ से जाएगी, त्रिपुरा से जाएगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा
सिंपल क्वेश्चन था ये। एक चीज़ और याद रख लो, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम, ठीक है, दूसरा कौन सा, मिजोरम। टोटल 8 हैं, पता होगा ना आपको, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, तो ये तो याद ही होगा आपको। अम्बुजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है दोस्तों? अम्बुजा नहीं है, अबुजा है। अबुजा किस देश की राजधानी है? ये न्यूज़ में भी इस बार काफ़ी बना हुआ था। तो अबुजा दोस्तों नाइजीरिया की है। किसकी है? नाइजीरिया की, ठीक है। तो जो भी देश न्यूज़ में उसकी राजधानी ज़रूर याद रखो। चलो पासेस, ये मैंने शॉर्ट्स में कई बार कराए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पासेस हैं। कह रहा है कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सा इनमें से सही मैच नहीं कर रहा है। बारालचला पास हिमाचल प्रदेश, क्या ये सही है दोस्तों? तो बारालचला हिमाचल प्रदेश सही है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है दोस्तों, दीफू पास अरुणाचल प्रदेश में है। बनिहाल पास दोस्तों ये उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है बनिहाल पास, जम्मू कश्मीर में। और जलेपला सिक्किम, ये भी सही है, ठीक है। तो ये चारों पास काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों 122 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगी आपको। अगर मैप आपको पता है ड्रेनेज सिस्टम का तो कर ले जाओगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है? मतलब यूं कहें तो ये गंगा बह रही है, ठीक है, तो इधर वाला दाएं ही हो गई, उधर वाली बाएं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो दोस्तों कौन सी अंतिम है? गंडक, गोमती, कोसी या महानंदा, ठीक है। तो मेरे भाई अगर क्रोनोलॉजी याद है आपको कि पहले रामगंगा, फिर आपकी गोमती, घग्गर, गंडक, फिर आपकी आती है बागमती, कोसी, महानंदा आपकी अंतिम पड़ेगी, महानंदा अंतिम हो जाएगी, ठीक है। फिर से बता देता हूँ आपको, रामगंगा, ठीक है, फिर आपकी आती है गोमती, लिख लो अगर दिक्कत हो, फिर आ जाएगी आपकी घग्गर, फिर आ जाएगी आपकी गंडक, फिर बागमती, ठीक है, फिर आ गई आपकी कोसी और अंत में महानंदा, ठीक है, महानंदा लास्ट में आती है। तो काफ़ी डीप क्वेश्चन आते हैं आरओ में ज्योग्राफी से, तो ये ज़रूर याद रखना। चलिए पूछ रहा भैया रंजनदगांव या राजनंदगांव, राजनंदगांव ये कहाँ पड़ेगा भैया? राजनंदगांव किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है, क्या है, क्यों है, ये बताना आपको। तो दोस्तों राजनंदगांव जो है ये आपका बॉक्साइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइड उत्पादन के लिए। और पूछे ये कहाँ पर है तो बताओगे भैया छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव बॉक्साइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इसी में मैं अगर एक चीज़ और ऐड कर दूं कि प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन के लिए कौन फेमस है, तो दोस्तों तमिलनाडु में सेलम एक जगह है, तमिलनाडु में सेलम करके है, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ये तमिलनाडु में सेलम हो जाएगा। तांबा उत्पादन अगर पूछ ले दोस्तों, तांबा उत्पादन तो ये सोनामाखी झारखंड में है। ये कहाँ है? झारखंड, सोनामाखी। मैंगनीज उत्पादन पूछ ले तो ये आपका तेलंगाना में पड़ेगा। कहाँ? तेलंगाना में, ठीक है। चलिए फिलहाल आप इसको याद रखो, बॉक्साइड उत्पादन छत्तीसगढ़ में है, राजनांदगांव, ठीक है। चलिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई? खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तो दोस्तों भारत की केंद्र सरकार ने 2015 में इसको शुरू करा था, ठीक है। कब शुरू करा था? 2015 में। तो वही स्टार्ट होते होते 16 कह सकते हो, 15-16, ठीक है। तो वैसे इसमें थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ पे 16, 15, 17, 18 है, यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया गया है। तो आप इसको याद रखो 2015 है ये, ठीक है। ऑप्शन बी कर लेना। चलो इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। निम्नलिखित में से एक इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जिनेवा में है। किसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है, ये बताना है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ठीक है। तो चार ऑप्शन है और चारों ही का हेडक्वार्टर मैं आपको बताऊंगा ताकि एग्जाम में कोई गुंजाइश ना रहे गलत होने की, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। पहले तो ये याद रखो, कौन है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अब आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का यानी यूनिसेफ का। यूनिसेफ का दोस्तों हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क, यूएसए में, पहली चीज़। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें अगर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तो इसका कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका भी न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका भी कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस बार बहुत न्यूज़ में है ना, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी अगेन न्यूयॉर्क यूएसए में है, ये भी कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि ये तीनों न्यूयॉर्क यूएसए में है, और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बजट की। 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितने डैश से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है दोस्तों। तो मेरे भाई ये करी गई है आपकी 51,639.68 करोड़ रुपए, ठीक है, 51,639.68 डायरेक्ट डाटा है, याद करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों 127 कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को सक्षम करने के उद्देश्य से कितने के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक नई उप योजना शुरू की गई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लिए है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 6,000 करोड़ दोस्तों मत्स्य संपदा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, क्योंकि देखिए इस साल 11 फरवरी को जो बजट पेपर होगा तब तो बजट आ नहीं पाएगा, अगर आ गया तो वो पेपर में पूछेगा भी नहीं, क्योंकि 11 को पेपर है और 2, 4, 5 तक बजट आएगा, तो वो उससे मतलब नहीं है। यहाँ यूपी पीसीएस के लिए 2024 का बजट काम आएगा, उसके लिए मैं अलग से हारो यारों के लिए आपको पिछला ही बजट काम आ जाएगा। चलिए दोस्तों 128 देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज करके आप ट्राई करिए क्या पैटर्न के हिसाब से यहाँ नंबर सेट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी पैटर्न को बनाना है, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए 10 और 6 क्या होता है 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, मतलब इन दो नंबरों का सम जो है वो यहाँ के नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि 8 और 1 हुआ 9, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। ऐसे ही दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, 10 में क्या ऐड करोगे 36 बन जाए तो 26, तो यहाँ 26 अगर हो जाए 26 10 36 तो वो 6 का स्क्वायर है ना, तो आसान होता है रीजनिंग, 26 हो जाएगा। चलिए 129 नंबर देखते हैं, 3 3 7 23 95 4 7 9 4 8 2 8 7 8 2 0 1 5 9 इनमें से कौन सी नंबर गलत है, ठीक है। सीरीज में बताना कौन रॉन्ग नंबर है। तो मेरे भाई इसमें देखिए आपका 95 और एक आपका हो जाएगा 2878, दो नंबर गलत है दोस्तों, 95 2878, क्योंकि ये जो है और नंबरों से भी कटेंगे, बाकी सब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर हो जाएंगे। चलिए 131 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है कि कौन सा इसमें से विषम है दोस्तों, RTS, UWV, XZY या PSQ, मतलब कौन सा ऑड आ रहा है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों देखो ABCD के हिसाब से अगर आप चलोगे PQRST है ना, क्या होता है PQRST, RST होता है, पर ये बगल में है, ये इसके बगल में चेंज कर दिए। ऐसे UVW होता है, देखो ना क्या होता है UVW, तो इसको भी इंटरचेंज करा गया है। ऐसे XYZ होता है ना, तो इन दोनों को भी बदला गया, देखो Z इधर आ गया है, Y इधर है। PSQ नहीं होता है दोस्तों, है ना, यानी लास्ट वाला जो है ये ऑड है, क्योंकि PSQ नहीं होता है, PRQ है ना, मतलब PQR होता है, एक सेकेंड, PQR होता है ना, तो PR इधर आना चाहिए था, Q इधर आना चाहिए था, ये गलत है। समझ गए ना, कोई दिक्कत हुई तो बता सकते हो आप। चलो दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक तीसरे स्थान पर आएगा डिक्शनरी में, ठीक है। तो डिक्शनरी आपको पता है दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट होती है, तो सब में पहले R है तो चलो R हो गया। अब R के बाद सब में A है तो A तो भैया चलो कॉमन ही हो गया। अब A के बाद क्या आएगा ये आपको देखना है, तो A के बाद देखो क्या आ रहा है भैया, B C D E F T सब में है, तो T भी चलो सब में आ गया भैया। अब T के बाद दोस्तों आपको देखना है कि A से Z तक में ABCD में कौन आता है भैया पहले, तो देखो T तक तो सब में है, रैट रैट रैट। अब I H, अब देखो H I से पहले आ जाता है, पर E जो है वो H से भी पहले आ गया, तो पहला ऑर्डर तो किसका हो गया भैया, रेट का हो गया। पहला ऑर्डर किसका हो गया, मतलब पहले लिखा जाएगा रेट, ठीक। अब E के बाद क्या आता है भैया, EFGH आता है दोस्तों, तो दूसरा लिखा जाएगा H वाला, मतलब रादर, ठीक। अब H के बाद दोस्तों क्या आता है, ABCDEFGHI आता है, तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा दोस्तों, रेशियो लिखा जाएगा, और फिर लास्ट में रेशनल लिखा जाएगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा रेशियो, ठीक है। इस टाइप का भी आता है क्वेश्चन हर बार एक।
132 देखते हैं दोस्तों। 132 में कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे दो हैं जिनके ठीक पहले एक है और ठीक बाद में तीन है। ठीक है, ठीक पहले जिनके दो है और ठीक बाद में एक है, ऐसे कितने हैं दोस्तों? तो दोस्तों देखो यहाँ से गिन लो। एक ये दो है भैया जिसके ठीक पहले क्या है, एक है और ठीक बाद में तीन है, तो ये हट गया, ये हो गया। देखिए ठीक पहले एक ये मिला आपको, एक ये मिला, एक ये, तो तीन है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप का काफ़ी आसान होता है। वीडियो को पॉज करो, इस लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। चलो 133, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, फ्री के लॉटरी लड्डू क्वेश्चन होते हैं एक तरह से। बस आपको इसमें पहचानना है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द टेक्निक शब्द से नहीं लिखा जा सकता। तो बस इसमें देख लो कौन सा अक्षर है भैया जो इनमें से नहीं होता है, उसको पहचान लो दोस्तों, आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखो इस टेक्निक में आपको क्या नहीं दिख रहा है ना, क्या नहीं दिख रहा है भैया? ए दिख रहा है क्या कहीं आपसे? यहाँ देखो ए है ना, क्वांट, और यहाँ कहीं ए नहीं है ना, तो क्वांट नहीं लिखा जा सकता, लड्डू है एकदम भैया। चले, जीवन जिस प्रकार मृत्यु से संबंधित है उसी प्रकार उम्मीद किससे संबंधित है दोस्तों? कि जीवन है तो मृत्यु होगी, और उम्मीद दोस्तों अगर लगाओगे आप तो उम्मीद से हमको क्या मिलती है? निराशा मिलती है, क्योंकि उम्मीद की तो नियति है भंग होना। अब उम्मीद लगा ली भैया आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे, नहीं होता है, चलेगा टाइम टाइपिश। इसलिए अपना कर्म अच्छे से करो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या ही दिक्कत है यार, जीवन बहुत बड़ा, कुछ ना कुछ तो हर कोई कर ही लेता है ना। तो अपने कर्म अच्छे से करो, बस होगा ठीक है, नहीं होगा ज़्यादा होप लगाना किसी से, एक्सपेक्टेशंस हमेशा ख़राब होती है ना, चले तो निराशा हो जाएगा। चलिए दोस्तों 135 देखते हैं। कह रहे हैं एक गुप्त कोड में बोर को यानी BORE को 10 लिखा गया है, तो आफ्टर को क्या लिखा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसका पैटर्न पहले देख लें कि बोर को किस पैटर्न में बनाया है। तो बोर में बी जो होता है ABCD में 2 नंबर पे है, O आपका 15 पे है, R आपका 18 पे है और E आपका 4 पे है। अगर इन चारों को ऐड करोगे आप तो बनेगा 40, और 40 को अगर 4 से काट दो तो 10 आता है। मतलब क्या पैटर्न है कि इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्लस करो और 4 से डिवाइड करो, जो आएगा वही आंसर है। तो चलो बना देते हैं, क्या ही समस्या है। आफ्टर लिखा, अब यहाँ सबके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेट कर दो भाई। ए होता है 1, F होता है 6, और आपका T हो जाता है B, E हो जाता है आपका कौन सा 5, R हो गया 18। अब सबको प्लस करा, ठीक है, सबको प्लस करा। अब इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 12। क्या आ गया? 12। अब आप पूछोगे सर 5 से क्यों करा? तो फिर से समझो मेरे बच्चे, यहाँ 4 शब्द थे तो 4 से करा सम को डिवाइड, और यहाँ दोस्तों 5 शब्द हैं। यहाँ कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं, तो 5 से कर दिया डिवाइड, तो कितना आ गया आपका? 12 आ गया 60। ठीक है, कोई दिक्कत हो इस तरह के पैटर्न से बना सकते हो। चलो अब 136 में पूछ रहा है भैया इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? तो भैया इसमें त्रिभुज बनाने की बहुत आसान ट्रिक होती है, अगर आपने पढ़ी होगी। 1, फिर इसको 2, 2 1 कितने हो गए? 3। ऐसे ही इसमें नंबरिंग करो भैया, 1 2, इसको ऐड कर दो 3 हो गए। ऐसे इसको नंबरिंग करो, इसको नंबरिंग करो, फिर इसको नंबरिंग करो। ये ट्रिक आप देख लेना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पढ़िए, या इस पर अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो 13 त्रिभुज बनेंगे इसमें। इसको अलग से मैं इसको अभी टैब्स कल मेरा आ जाएगा, मैं फिर इसको बता दूंगा। थोड़ा टैब की वजह से मैं रीजनिंग बना नहीं पाया, क्योंकि लैपटॉप में हो नहीं पा रही मुझसे। टैब कल आ जाएगा मेरा, फिर बताता हूँ आपको मैं इस पर। चलो 137 देखते हैं दोस्तों। 137 में कह रहा है निम्नलिखित ऋतुओं को हिंदू महीनों के अनुसार कालानुक्रम में, तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में भी, हिंदू महीने के 12 महीने याद कर लो भैया। बड़े सनातनी बने फिरते हो, जय श्री राम, नवरात्र वो क्रिसमस नहीं मनाएंगे, ये नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, नवरात्र नहीं मनाए, न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, चैत्र न्यू ईयर मनाएंगे। तो पहले न्यू ईयर के मनाने के लिए अपना हिंदू कैलेंडर तो याद करो। ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर मैंने 20 बार बताया था, याद कर लो उसको। तो अगर उसके क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो वसंत, ग्रीष्म, वर्ष, शरद, हेमंत और शिशिरा, ये ऋतुएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी? बसंत सबसे पहले आती, ठीक है, बसंत हो गई। फिर दोस्तों बसंत के बाद ग्रीष्म, बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद दोस्तों कौन सी आती है? वर्षा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ ले तो शरद, फिर हेमंत, शरद के बाद हेमंत, फिर शिशिर। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर चला जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1 याद कर लो यार,
ये वसंत ऋतु है, और एक चैत्र बैसाख ये सब पूस है ना, ये सावन भादो याद कर लेना। 138 पे आते हैं दोस्तों। 138 कह रहा है गिनती के कितने अक्षर 0-9 जल प्रतिबिंब में अपने मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे दोस्तों, है ना। ऐसे कौन से अक्षर हैं 0 से 9 में जो समान दिखाई पड़ते हैं, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 3 अक्षर हैं। कौन कौन से 3 अक्षर हैं? 3, 8, 0। पानी में अगर इसको देखो तो वो एक ही जैसे दिखेंगे। यही सेम ABCD में भी पूछता है कि A से Z में कितने हैं भैया जो सेम दिखाई देते हैं, वो भी मैं बता चुका हूँ। कमेंट में बताओ अगर याद हो तो, ठीक है। चलो, तो ऐसे A से Z में से 3 है भैया, 380। क्वेश्चन थोड़ा एरर है, इसको हटा ही देता हूँ मैं, फिर ये थोड़ा फिर दिक्कत करेगा आपको। इसको हटा दो क्योंकि इसमें ऑप्शंस गलत आ गए हैं, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। चलिए 140 देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन एक अलग है दोस्तों, ये बताना है। विच वन इज ऑड, ठीक है, ये बताना है। तो तिरुवनंतपुरम, कन्नौर, कोझिकोड या तिरुवन्नामलाई, तो इनमें से कौन सा गलत है दोस्तों? तो मेरे भाई देखिए, एक जो सबसे पहले तिरुवनंतपुरम है, कन्नौर है, कोझिकोड है, ये तीनों आपका केरल में है। ये तीनों कहाँ है? केरल में है। और तिरुवन्नामलाई जो है ये तमिलनाडु में है, तो इसलिए ये ऑड हो गया, है ना। इस तरह से पैटर्न आता है, ठीक है, तो वो पहचान सकते हो आप। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो कर रहा हूँ समाप्त। अब आपको मुझे एक चीज़ करनी है, आपको मेरे लिए एक चीज़ पहले ये देखो कि भाई 140 में क्या 85 प्लस ला पा रहे हो, ठीक है, ये ज़रूर चेक करो। ये बताओ, फिर उसके हिसाब से एक नई स्ट्रेटजी देखें। और बाकी कितने स्टार इस टेस्ट को देना चाहोगे तो वो भी दे सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। अपने भाई की मेहनत को भी अगर कुछ सफल बनाना चाहो। चलो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो।